नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिट कंपटीशन विद राज में। इस नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको कंपटीशन की क्लासेस अवेलेबल कराऊंगा, जिसमें मेरा दायित्व इतिहास की कक्षाओं को आप तक पहुंचाना है। मैं इतिहास के माध्यम से आपको एसएससी से लेके रेलवे से लेके पीसीएस प्री और मेंस तक की क्लासें इतिहास के अवेलेबल कराऊंगा और इतिहास बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। अगर मैं व्यक्तिगत अपने बारे में बताऊं तो मैं इतिहास से एमए हूं और प्रथम प्रयास में मेरा नेट और जेआरएफ दोनों इतिहास से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं समय न वेस्ट करते हुए अपने इतिहास के बेसिक से। ये चैनल है हम लोगों का हिट कंपटीशन विद राज यूट्यूब चैनल, तो आप लोग इसी के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं इतिहास की। देखिए, पहली बात, हम इतिहास को रट्टू तोते की तरह ना पढ़ के इसे सिनॉप्सिस की तरह पढ़ेंगे। और मेरा मेन मोटिव इतिहास को कहानी की तरह ऐसा बताना है कि जो आपको ज्ञान अंदर दिमाग में चला जाए। मैंने बहुत से टीचरों को देखा ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा बताएंगे कि बच्चे के दिमाग से बाहर जाने लगेगा। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ सिनॉप्सिस दे के आपको एक कहानी बता दी जाए, ताकि बच्चे को कहानी ज़्यादा जल्दी से याद हो जाती है। तो मेरा उद्देश्य यही है। कोई भी चीज़ पढ़िए तो उसको टुकड़ों में पढ़िए। अगर इकट्ठा पढ़ेंगे तो वो याद नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़्यादा जल्दी कवर हो जाएंगी। तो मैं उसी हिसाब से आपको बनवाऊँगा सिनॉप्सिस और पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, और उन्हीं पॉइंटों में मेरा क्वेश्चन भी होगा और उसी पॉइंट के आगे मेरा उत्तर भी होगा। अब इतिहास जानने के लिए सर्वप्रथम अगर हम मनन करें कि इतिहास क्या है, तो सबसे पहले निकल के आया क्या है। तो अपने आप टूटने लगी चीज़ें कि इतिहास क्या है। तो एक फ्रेम कर लिया कि इतिहास क्या है। फिर जब हम जान गए इतिहास ये है, तो फिर उसके बाद ये याद आता है कि इतिहास ये तो है, लेकिन ये कहाँ से आया। कहाँ से आया मतलब स्रोत। ये आया कहाँ से बात, तो उसका स्रोत। अब अगर हम लोग स्रोत जान जाएंगे तो हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आज जब स्रोत जान गए तब हमें लगेगा यार इतिहास तो बहुत बड़ा है। तो जब बहुत बड़ा है तो जैसा इतिहासकार लिख गए, इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसका डिवाइडेशन करके गए कि एक प्राचीन काल इतिहास, मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। तो फिर क्या होगा, फिर इसका हम लोग वर्गीकरण। तो ये हो गया हमारा इतिहास को तोड़ तोड़ के पढ़ना। इससे क्या होगा, हम जल्दी भी कवर कर पाएंगे और एक चीज़ को ज़्यादा दिनों तक याद भी रख पाएंगे। अब पहला हमारा स्टेप कि क्या है, तो बिल्कुल बेसिक, कोई किताबी ज्ञान नहीं कि प्लेटो कहे गए हैं इतिहास ये है या अरस्तु कहे गए हैं इतिहास ये है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपने दिमाग में मनन करिए कि इतिहास क्या है। अध्ययन करने के बाद उस पर सोच रहे हैं तो क्वेश्चन ज़रूर सही होगा आपका। तो सर्वप्रथम इतिहास है क्या। तो इतिहास उन मानव के द्वारा किए गए प्रयासों का, अतीत में जो किए गए हैं प्रयास, उनका अध्ययन ही इतिहास है। मानव के द्वारा अतीत में किए गए प्रयासों का अध्ययन, ये क्या है, यही इतिहास है। इतनी सरल परिभाषा, इतनी सरल परिभाषा आपको किसी कॉपी किताब में नहीं मिलेगी। और ये क्या है, ये आप अपने दिमाग से बना सकते, सोच सकते हैं। अब किसी किताब में लिखा होगा कि अरस्तु ने कहा है कि मानव द्वारा जो अतीत में प्रयास किए गए हैं
वही इतिहास है। तो ज़रूरी है हम अरस्तू को पढ़ें? पहले हम अपने दिमाग से सोचें, है तो यही चीज़। अगर इसके बाद हम पढ़ें अरस्तू को तो कितना अच्छा लगेगा, अरे यार जो हम सोच रहे थे वही अरस्तू सोच रहा था। तो इससे क्या होगा, आपका पढ़ने का मनोबल बढ़ेगा। तो पहले खुद से सोचिए कि कोई चीज़ है तो क्या है। हो सकता आप सही हो, ज़रूरी भी नहीं आप सही हो, लेकिन इससे क्या होगा, अगर आप सही होते हैं तो आपके सोचने की कैपेसिटी डेवलप होगी ना, और आपका मनोबल बढ़ेगा। तो अब इससे थोड़ा और स्टैंडर्ड में जाते हैं। स्टैंडर्ड में क्या, मानव की स्टैंडर्ड वाली भाषा ये हो जाएगी कि मानव ने जो भूतकाल में प्रगति की है उसका अगर हमें लिखित विवरण मिल जाए तो उसे इतिहास कहते हैं। मानव के द्वारा भूतकाल में, भविष्य में कहाँ हो जाएगा, मानव के द्वारा भूतकाल में जो प्रगति की गई। आखिर हम लोग बंदर थे, बंदर से प्रगति करते 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 पहले खड़ा हुआ उठ के, फिर कमर सीधी हुई, फिर चलना शुरू किया, फिर दिमाग अच्छा हुआ। तो मानव के द्वारा उसके जो भूतकाल में जो प्रगति हुई उसका क्रमिक अध्ययन कहाँ से होगा, अगर लिखित मिल जाए तो उसे इतिहास कहते हैं। अब आप लोग ये कहेंगे सर कि अगर लिखित न मिले तो क्या वो इतिहास नहीं है? बिल्कुल सही, ये सोचना चाहिए आपको। अगर आप सोच रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। तो जिन चीज़ों का हमें इतिहास में लिखित विवरण ना मिले उसको इतिहास ना बोल के प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। और जिसका जो मानव द्वारा प्रगति की गई है उसका लिखित विवरण मिल जाए तो उसको हम लोग इतिहास बोलते हैं। ठीक, तो इतना हो गया कि क्या है, ये सब बेसिक है। आज मैं पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद कल से जो नई वीडियो आएगी उसमें आपका प्राचीन इतिहास से मैं स्टार्ट करूंगा, पाषाण काल से। लेकिन आज का चैप्टर भी बहुत ज़रूरी है। आज इतिहास को जानने के स्रोत और क्या है क्या नहीं है ये सब जानकारी मैं दूंगा। ऐसा कोई मत सोचे कि मतलब आज की जानकारी बस ऐसी ही है, यूं ही कल से स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या है तो आप जान गए। अब मेन आता है स्रोत कि इतिहास को पढ़ने के सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ से पढ़ें इतिहास हम। तो देखिए इसका भी मैं फ्लेमिंग करके बताऊंगा। सबसे पहले स्रोत में आप सोचिए कि क्या हो सकते हैं स्रोत इसके। तो इसमें भी डिवाइडेशन, एक तो देसी स्रोत, अब आप सोच रहे होंगे देसी मतलब क्या, इसमें भी देसी चलेगा क्या? बिल्कुल, एक देसी एक विदेशी। अब पहले विदेशी में जैसे आपको एक एग्जांपल दे दूं, नहीं तो आप सोच रहे होंगे विदेशी में क्या। विदेशी में जैसे हमारे यूनान से संबंध थे, चीन से संबंध थे, अरब से संबंध थे। तो यहाँ के जब लोग आए तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना, या कुछ ना कुछ तो जानकारी रखी होगी, और उन्होंने बाद में हम लोगों को किताबों के माध्यम से उनकी जानकारी हमें मिली। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ विदेश में, जैसे आपको याद होगा अलबरूनी के बारे में, 11वीं शताब्दी में गजनवी के साथ आया था। तो उसने भारत की सामाजिक दशा का वर्णन अपनी किताब, बहुत अच्छी किताब का नाम है, अगर कोई बता पाएगा, किताबुल हिंद। तो उसने किताबुल हिंद में भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी है। तो ये क्या हुआ, ये विदेशी स्रोत हुआ। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में ये बसना चाहिए। जैसे ही कोई बात करे कि इतिहास के जानने के स्रोत क्या हैं, तो उसके विषय में 2 चीज़ें याद आनी चाहिए। 2 स्रोत हैं, एक देसी स्रोत है, एक विदेशी स्रोत है। बताइए आपको मैं कहाँ से बताऊँ, तो वो समझेगा कि बच्चा जानकार है। अब चलिए विदेशी स्रोत में बाद में बताऊँगा। अब देसी ही स्रोत बहुत हैं, पहले उस पर बात की जाए। तो देसी स्रोत में फिर डिवाइडेशन। अब देखिए देसी स्रोत में एक तो पुरातात्विक साक्ष्य,
पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा अपना दूसरा साहित्यिक स्रोत। अब आप सोच रहे होंगे पुरातात्विक साहित्यिक ये क्या मतलब? अब मैं इसे भी समझाऊंगा आपको। पुरातात्विक का मतलब वे चीज़ें, जैसे आप खेत है और खेत में आपके पिताजी किसानी कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या खुदाई कर रहे हैं, खुदाई या जुताई करवा रहे थे, जुताई करवाने के दौरान उनको एक मटका मिला, तो ये पुरातात्विक स्रोत है। अब मटका में पता चला चांदी के सिक्के हैं, लेकिन ना चांदी के सिक्के आपके हैं, ना वो आपके पिताजी ने गाड़े, ना आपके दादा गाड़ गए थे। बाद में पता लगा कि वो सिक्के बहुत पुराने हैं, तो ये इतिहास का ही तो एक पार्ट हुआ, और ये जो मिला ये पुरातात्विक स्रोत हुआ इतिहास के जानने का। तो अब पुरातात्विक स्रोत का भी कई पार्टों में डिवाइडेशन है, इसमें देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम अभिलेख। अब अभिलेख क्या है? तो देखिए, मैं अभिलेख के बारे में आपको बस आज मैं बेसिक बताऊंगा, बाकी इसका एडवांस लेवल जब ये चीज़ में आऊँगा। जैसे अभिलेखों की शुरुआत भारत में कब से हुई, किसके शासनकाल से भारत में अभिलेखों की परंपरा पड़ी, तो इसका आंसर निकल के आता है अशोक। जब अशोक आया तब भारत में अभिलेखों की एक परंपरा स्टार्ट हो गई। अशोक के शासनकाल में इतने ज़्यादा अभिलेख लिखे गए कि एक इतिहासकार है डी आर भंडारकर। ये भाई साहब इतिहासकार जो हैं, ये इन्होंने अभिलेखों का इतना अध्ययन किया कि इन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अशोक का इतिहास लिखना प्रारंभ किया। आप समझिए अभिलेख की वैल्यू कितनी है। इन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अशोक को इतना खोजा कि उसका इतिहास निकाल दिया अभिलेख के माध्यम से। तो आप समझ लीजिए कि अभिलेखों की वैल्यू कितनी है और अशोक ने कितने सारे अभिलेख लिखवाए होंगे। तो ये तो हो गई ये बात। अब अगर बात आती है, मैं अभिलेखों के बारे में आपको डिस्क्राइब कर दूं कि अभिलेख है क्या। आपके दिमाग में क्वेश्चन फिर उठ रहा होगा कि अभिलेख क्या है। तो वह लिखित सामग्री जो पत्थरों पे लिखी मिले, पत्थर पर, गुफाओं में, दीवारों पर, तांबे पे, तो ये जो लेख इस पे लिखे जाए ना, उसी को बोलते हैं अभिलेख या शिलालेख। इसी को शिलालेख भी बोलते हैं। शिलालेख तो वह लेख जो हमें गुफाओं पे, दीवारों पे, पत्थरों पे लिखे मिलते हैं, उन्हें ही हम शिलालेख बोलते हैं। अब इस पे क्वेश्चन आपको एक दो में बता देता हूँ। एक तो आप ये याद रखिएगा डी आर भंडारकर, जिन्होंने अशोक का अभिलेख के माध्यम से अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। और इसमें एक बहुत ही पुराना, सबसे प्राचीन अभिलेख जो हमें मिलता है ना, वो मध्य एशिया में मिलता है। मध्य एशिया, उस अभिलेख का नाम है बोगज कोई। अब आप सोच रहे होंगे ये अभिलेख मिला है मध्य एशिया में, इससे हमारा क्या संबंध? बिल्कुल संबंध है। ये बोगज कोई नामक जो अभिलेख मध्य एशिया से मिला है, इसमें कुछ देवताओं के ऐसे नाम इंगित हैं जिनका संबंध अपने भारत से है। अब जैसे इसमें लिखा गया है, इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इन देवताओं का नामोल्लेख है। और बड़ी बात यह कि यही देवता अपने यहाँ ऋग्वेद में लिखित है। तो इसका मतलब क्या मध्य एशिया का भारत से कुछ संबंध था? कुछ तो जरूर रहा होगा, तभी भाई अगर मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, तभी मैं आपके देवता का नाम और आप मेरे देवता का नाम बता सकते हैं। तो भारत में जो देवताओं के नाम उल्लेख हैं
उन्हीं देवताओं का नाम का उल्लेख बोगजगोई लेख में, जो कि मध्य एशिया से ईरान से मिला हुआ है, उससे भी यही लेख में नाम मिले हुए हैं। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। अब हम अभिलेख के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो एक क्वेश्चन अभिलेख से और, जैसे इंग्लिश में मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? कोई कमेंट करके बताए। जैसे इंग्लिश में मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। किसी को अभिलेख के बारे में इतना ज्ञान दे रहे हैं तो कोई शायद आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे कि अच्छा बताओ, स्टडी ऑफ अभिलेख, अभिलेखों के ज्ञान को क्या बोलते हैं, या अभिलेखों के बारे में ज्ञान एकत्रित करना उसको क्या बोलते हैं? तो उसका भी एक नाम है एपिग्राफी। मतलब अभिलेखों के अध्ययन को बोलते हैं एपिग्राफी। उम्मीद है दिख रहा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं जितना भी समझाता चल रहा हूँ उसको आप एक फेयर कॉपी पे पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिएगा। ये आपके लिए जीएस के फैक्ट का काम करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो मेजर हो गया अभिलेख, दूसरा जो हमारे पुराने भवन हुए, मंदिर हैं, स्मारक है, ये भी क्या है? पुरातात्विक स्रोत हैं। आप कहेंगे ये भैया कैसे हैं सर, इनके बारे में तो मैं नहीं समझ पा रहा कैसे हैं। तो उसके बारे में बताता हूँ। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपका इंडिया गेट। जो इंडिया गेट है इसको ले लीजिए। अब इसके बनने के पीछे क्या पृष्ठभूमि रही या क्या नहीं रही? तो रही तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ही ना, कि जो सैनिक हमारे प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए उनकी याद में एक स्मारक के रूप में इंडिया गेट बना दिया गया। ठीक, तो ये हो गया इंडिया गेट। तो इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि नहीं? इसी तरह आप ले लीजिए लाल किला। ये क्या याद दिला रहा? जब लाल किला के बारे में हम लोग जानेंगे तो इसमें पाएंगे कि ये हमें दो लोगों की याद दिला रहा। एक अकबर, एक शाहजहां। अब आप लोग कमेंट में क्वेश्चन करके बताइए, अकबर ने कौन सा लाल किला बनवाया और शाहजहां ने कौन सा लाल किला बनवाया? अकबर ने आगरा और शाहजहां ने दिल्ली। तो ये क्या है? ये भी इतिहास का पार्ट है ना। इससे हमें इतिहास के स्रोत का पता चल रहा है, इस स्रोत से इतिहास का पता चल रहा है। तो ये हो गया भवन या स्मारक। मंदिर जैसे है, अब मंदिर जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे कि ईंटों से बना पहला मंदिर कौन सा था? तो वो है कानपुर का भीतरगांव मंदिर। भीतरगांव मंदिर। तो क्या हुआ? इस मंदिर से हमें इतिहास पता चल रहा है कि हाँ यार, गुप्तकाल में एक मंदिर है, गुप्तकाल का मंदिर है, वो कानपुर में है, उसका नाम है भीतरगांव मंदिर। तो मंदिर के माध्यम से हमें इतिहास का पता चल रहा। तो ये भी एक पुरातात्विक स्रोत है। अब और पुरातात्विक स्रोत बताता हूँ। सिक्के। अब कहेंगे सर सिक्के से कैसे हम इतिहास जान पाएंगे? तो बिल्कुल जान पाएंगे। अभी आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि मम्मी क्या 10 पैसे के सिक्के चलते हैं? तो आज तो नहीं चलते, लेकिन वो आपको ज़रूर बताएंगे कि हाँ चलते नहीं, लेकिन चलते थे। हो सके तो वो दिखा भी देंगी। तो इन सिक्कों से क्या पता चलता है कि जब अंग्रेज़ का टाइम पीरियड था तो सिक्के चलते थे, और इवन चांदी तक के सिक्के चलते थे, वो भी आपको दिखा देंगे। तो इससे क्या है, सिक्कों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही काल की। उसके माध्यम से हमें जहांगीर के काल का पता चलता है। उसके बाद आता है मोहरें। अब मोहरों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जब आप हड़प्पा कालीन पढ़ेंगे सभ्यता, तो उसमें खुदाई के दौरान हमें अपनी मोहरें तो मिली ही मिली हैं, साथ में दूसरे देशों की भी मोहरें मिली हैं। इससे हमें ये ज़रूर पता चला कि मतलब हमारा व्यापार दूसरे देशों से ज़रूर हो रहा, क्योंकि वहाँ की मोहरें यहाँ क्यों आ गई। तो इसका मतलब
व्यापार हो रहा था तभी आदान प्रदान हुआ, जिसके कारण हमारी मोहरें वहाँ और उनकी मोहरें यहाँ आईं। तो मोहरों से भी इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिल रही थी। तो ये थे देसी स्रोत में पुरातात्विक स्रोत, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ाया। इनमें अब उसके बाद अब आते हैं साहित्यिक स्रोत पे। अब साहित्यिक स्रोत भी दो तरह के हैं। एक कैसे? एक है धार्मिक, एक है गैर धार्मिक। इसी को हम लौकिक बोलते हैं। अब धार्मिक में जरा सोचिए कौन से ऐसे स्रोत हो सकते हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो धार्मिक के अंतर्गत बस दिमाग पे जोर डालिए, आधे से ज़्यादा जानकारी आपको पता है, मुझे बस यहाँ पे लिखवाना है या आपको याद दिलाना मात्र है। धार्मिक में सोचिए सबसे सरल वेद। अब वेद में फिर आपके 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनसे हमें दिख रहे हैं ना? हाँ, इन चारों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ये चारों क्या हैं? ये धार्मिक हैं। अब इसी प्रकार से जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण, कौशतीय ब्राह्मण, तो इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, इन्हीं का अनुवाद किया गया एक प्रकार से आप मान लीजिए, या इन्हीं का विस्तार किया गया। इसके बाद आप सोचिए कौन हो सकता है? तो पुराण, ये भी धार्मिक ग्रंथ है। महाकाव्य में रामायण, महाभारत, इनसे भी तो हमें इतिहास में जानकारी मिलती है इतिहास की। अब पुराण में तो आप जानते ही हैं, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। इसी प्रकार पूरे 18 पुराण हैं, विष्णु पुराण। ठीक, तो ये हो गए पुराण। उसके बाद उपनिषद, जैसे छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, ये उपनिषद सब क्या हैं? ये भी इतिहास के स्रोत हैं। उसके बाद वेदांग, इसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये 6, इनसे भी हमें इतिहास के बारे में ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से जितने भी ये मैंने अभी लिखा, ये सब आपके धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं, जिनके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब गैर धार्मिक में क्या है? तो वह स्रोत या वह साहित्यिक स्रोत जिनमें धर्म गौड़ था। जैसे ले लीजिए कालिदास की एक रचना है मालविका अग्निमित्रम, तो वो मालविका और अग्निमित्र के प्रेम संबंधों पे है, तो ये भी ऐतिहासिकता पे कहानी है। तो इसी प्रकार ये सारी रचनाएं हैं, इन्हीं को हम लौकिक बोल देते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने इसमें बताया ही नहीं आपको, जैसे चाणक्य एक नाम था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, उसकी रचना थी अर्थशास्त्र। ये भी धर्मनिरपेक्ष है, मौर्य शासन काल के बारे में सारी जानकारी देती है। उसका राजनीतिक सामाजिक विवरण हमें चाणक्य की अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। साहित्यिक स्रोत आपके खत्म। विदेशी स्रोतों में हमें 3 टाइप के स्रोत प्राप्त होते हैं। एक तो मिस्र या यूनान से जो लोग आए प्राचीन काल में। दूसरा, जो चीनी यात्री आए वो अपना विवरण छोड़ गए। जो अरब यात्री आए
उनकी भी हमें किताबें मिलती हैं। अब इनमें कुछ के नाम हैं और बाकी जिनका जिसके शासनकाल में आए, जब वो युग पढ़ाएंगे या वो काल पढ़ाएंगे तब उसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे। जैसे मिस्र या यूनान के बारे में, तो एक अब तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि एक नाम है हेरोडोटस को ना इतिहास का पिता कहा जाता है। ये मिस्र या यूनान का ही था, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। उसके बाद कुछ मैगस्थनीज आया भारत के दरबार में, और उस समय भारत में शासन चल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मैगस्थनीज आया। इसने एक अपनी किताब लिखी, इंडिका। इसी इंडिका से हमें मौर्य शासन के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की जानकारी पॉइंट टू पॉइंट इंडिका से प्राप्त होती है। तो अब आप समझिए कि यूनान का वो व्यक्ति कितना इम्पॉर्टेंट है भारत के इतिहास के लिए, जिसके माध्यम से हमें भारत के सारे पहलुओं की जानकारी मिलती है कि भारत का समाज कैसा था, भारत के लोग कैसे थे, भारत में उस समय क्या अन्न उपजाया जाता था और क्या नहीं उपजाया जाता था। इसी प्रकार से और भी 2-3 नाम हैं, मैं उनको बताता हूँ आपको। एक तो हेरोडोटस हो गया, दूसरा मैगस्थनीज हो गया, तीसरा आपका निरियाकस, ये सिकंदर का सेनापति था। निरियाकस सिकंदर का सेनापति था। जब ये सिकंदर के साथ वापस गया तो इसने भी वहाँ जाकर भारत के बारे में कई सारी चीज़ें लिखी, जिससे भारत के विषय में जानकारी प्राप्त। उसके बाद चीनी यात्री, चीनी में बहुत ही फेमस 2-3 नाम आते हैं, जैसे फाहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। इसने भी अपने लेखों के माध्यम से या यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इसके पश्चात आया था ह्वेनसांग। अब इसको बहुत लोग हेनसांग या हेनसांग, जैसा भी आप जैसे भी उच्चारण कर पाएँ, बशर्ते आपको याद होना चाहिए। तो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसने भी, इसकी किताब है सीयू की। तो इसने अपनी इस किताब में भारत के बारे में सारी बातों को विस्तार से लिखा हुआ है। तो अब इसके बाद अरब यात्री जो आते हैं, इधर लिखे देता हूँ। अरब यात्रियों में अभी मैंने सबसे पहले एक नाम लिया था, अलबरूनी। अलबरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। तो जब ये भारत आया तो इसने भारत में कुछ दिन व्यतीत किए और उसके बाद इसने एक किताब लिखी, जिस किताब को हम लोग किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं। इसी को एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, बुक ऑफ इंडिया, इसी का हिंदी अनुवाद करके पूछ लिया गया था। पीसीएस वाले बड़े उटपटांग क्वेश्चन पूछते हैं कि बुक ऑफ इंडिया के लेखक का नाम, तो उसका नाम अलबरूनी है। तो 11वीं शताब्दी में अलबरूनी आया, किताबुल हिंद इसने लिखी। इसके बारे में भी, इस किताब में भी भारत के इतिहास के बारे में इतना ज़बरदस्त लिखा गया है। इतिहास का मतलब भारत की सामाजिक परिस्थितियाँ जो 11वीं सदी में रहीं। तो एक विदेशी आदमी जो भारत के बारे में इतनी जानकारी दे रहा है तो ज़रूर पढ़ने योग्य है, और उससे हमें इतिहास के बारे में मिल रही जानकारी। तो इसीलिए अलबरूनी का योगदान पूर्व मध्यकालीन भारत में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कई और बाहर से आए, जैसे इसमें एक नाम और बाद में आ जाता है, इब्ने बतूता। अब
ये आया था आपका MBT, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इसको MBT ने इसको बाद में अपने शासनकाल में इसको वहाँ का काजी नियुक्त किया था। अब काजी शब्द से आगे अब परिचित हैं कि नहीं, ना परिचित हो तो काजी का मतलब न्यायाधीश। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को अपने यहाँ काजी नियुक्त किया था। इसी टाइप से और भी यात्री हैं। मेरा रेफरेंस बस 2-3 का है ताकि आप लोग परेशान भी ना हो, और जब इन लोगों का आएगा शासनकाल तो मैं स्पष्ट रूप से विस्तार से इनके बारे में बताऊंगा। तो आज बस इतिहास के बेसिक में इतना ही रखते हैं। स्रोत के बारे में आपके सारे अब स्रोत ख़त्म हो गए। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही।